नमस्कार दोस्तों, जीके वनडे एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। हम देख रहे हैं कि जो भारत का इतिहास है उससे संबंधित वो परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, उनका हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और थोड़ा बहुत जो है समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो आगामी जो परीक्षाएं हैं हमारी पटवारी, लेखपाल, पुलिस दरोगा, वन आरक्षी, ये सभी जो प्रतियोगी परीक्षा है इन्हें ध्यान में रख करके प्रैक्टिस सेट जो है हमने बनाया, समझाने का प्रयास करेंगे साथ में। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है। ठीक है, तो सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है हमने यह देखना है। तो कहां से लिया गया है, सोचिए आप कहां से लिया गया है, तो इसका आंसर आएगा मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो मुंडको उपनिषद की बात करें तो जो मुंडको उपनिषद क्या है, एक उपनिषद है जिसमें क्या लिया गया है, सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। सत्यमेव जयते शब्द क्या है, ये भारत का क्या है, राष्ट्रीय, क्या बोलेंगे हम, राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। क्या है सत्यमेव जयते, भारत का या हमारे राष्ट्र का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। क्या है, राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। अब यहां पर देख लीजिए, जो उपनिषद है तो उपनिषद शब्द का अर्थ क्या है हमें बताना है। ठीक है, तो उपनिषद शब्द का अर्थ क्या है, तो यानी गुरु के समीप। ठीक है, तो गुरु के समीप बैठ के प्राचीन काल में जो है बच्चे ज्ञान लिया करते थे, तो उपनिषद शब्द का अर्थ भी यही है। अब यहां पर देखिए उपनिषद में होता क्या है आखिरकार। ठीक है, आपने सुना होगा उपनिषदों की संख्या क्या है, 108 है। ठीक है, 108 है और इनमें से भी क्या है, 12 क्या है, प्रामाणिक उपनिषद हैं, जो अभी प्रामाणिक रूप से जिन्हें हम क्या कह सकते हैं, उपनिषद कह सकते हैं। ठीक है, अब इनमें अगर हम बात करें उपनिषद, ठीक है उपनिषद है, लेकिन उपनिषद में है क्या। ठीक है, जब हम आत्मा परमात्मा, ठीक है, आत्मा परमात्मा की बात करते हैं, ईश्वर की बात कर रहे हैं हम, कोई कहता आत्मा है, कोई कहता नहीं है, तो इन संदर्भ में हम जब बात करते हैं तो क्या होता है कि अलग अलग विचारधाराएं आती हैं सामने। तो इन्हीं का जो संकलन है जो कहाँ है, उपनिषदों में किया गया है। ठीक है, उपनिषदों में इस पे क्या किया है, विचार विमर्श करके लिखा गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो होगा, चलो एक क्वेश्चन अगर हम इसमें और ऐड कर दें, उपनिषद में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जैसे मोक्ष शब्द है, क्या है, जो मोक्ष शब्द है ये कहां से लिया गया, किस उपनिषद से लिया गया। तो हम क्या कहेंगे, मोक्ष शब्द जो लिया गया है वो लिया गया हमारा श्वेताश्वर उपनिषद से। किससे लिया गया है, श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। सॉरी, श्वेताश्वर होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम और क्या क्वेश्चन निकल सकते हैं इसमें। तो पहला एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट जो है, जैसे हमने कहा था कि जब हम 4 आश्रमों की बात करते हैं, ठीक है, जब हम क्या करते हैं, भारतीय जो प्राचीन जो जीवन पद्धति है उसकी बात करते हैं, उनमें जब हम 4 आश्रमों की बात करते हैं, ठीक है, 4 आश्रम, तो उसमें देखिए आप क्या है, जो 4 आश्रमों की हमने बात किया है, तो उसमें हमने कहा था पहले क्या होता है, ब्रह्मचर्य होता है, फिर गृहस्थ होता है, फिर क्या वानप्रस्थ होता, फिर संन्यास होता। तो ये जीवन को बांट दिया गया था। तो ये जो व्यवस्था है ये कहां पर मिलती है, यानी किस उपनिषद में हम देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, जाबालो उपनिषद। क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा, जाबालो, क्या लिखेंगे हम, जाबालो उपनिषद। ठीक है, तो आप भी इस तरीके से लिख लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मैंने बताया मोक्ष जो है वो श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है, और ये जो 4 आश्रम जो पद्धति हमने ली है वो कहां से ली है, जाबालो उपनिषद से ली है। चलो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। लिखा है कि भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन है। तो इसका आंसर देखिए आप, सांख्य, मीमांसा, वैशेषिक, चारवाक। तो इसमें आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा चारवाक। सॉरी, इसका आंसर क्या होगा, सांख्य होगा। सांख्य जो दर्शन है, ठीक है,
तो भारत में यही जब मैं बात करता हूँ, आत्मा की बात करता हूँ, परमात्मा की बात करते हैं, या कहा जाता है ये संसार सत्य है या असत्य है, आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है। तब इन संदर्भ में हम विवेचना करते हैं, विचार करते हैं, इन बातों का जो हमें उल्लेख मिलता है तो हमारा क्या एक दर्शन हो जाता है। तो दर्शन जैसे बौद्ध दर्शन था, यानी बुद्ध के विचारों का चलने वाला, जो कह सकते हैं बौद्ध जो दर्शन है बुद्ध के विचारों पर चलने वाला है। इसी प्रकार से अलग अलग दर्शनों में अलग अलग बात की गई है। भारतीय दर्शन में जो प्रारंभिक शाखा आती है दर्शन की, उसका नाम है सांख्य दर्शन। ठीक है, सांख्य दर्शन। तो सांख्य दर्शन का प्रतिपादक कौन था, हमें ये बताना है। ठीक है, तो सांख्य दर्शन का प्रतिपादक कहेंगे या संस्थापक कह सकते हैं तो कौन था, कपिल। ठीक है, इसी प्रकार हम देखते हैं और जो दर्शन है हम देखते हैं मीमांसा का कौन था, इसका आएगा जैमिनी। ठीक है, मीमांसा का कौन है, जैमिनी है। और वैशेषिक का कौन है, कर्णाद। क्या कहेंगे, कर्णाद कहेंगे। और चारवाक का कौन है, चारवाक का दर्शन है। जहां पर देख लीजिए कि बुद्ध के जो उपदेश है वो किससे संबंधित है, आचरण की शुद्धता और पवित्रता पर कौन ध्यान देते हैं, बुद्ध ध्यान देते हैं। ठीक है, तो बुद्ध का हम कह सकते हैं दर्शन किस पर आधारित है, आचरण की शुद्धता या पवित्रता पर आधारित है। चलिए बुद्ध की बात आ गई तो हम इनसे संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण बात है उनका उल्लेख कर लेते हैं। यहाँ पर जन्म कहें तो कहां पर कहेंगे आप, कपिल, कपिल वस्तु में। कहां पर कहेंगे, कपिल वस्तु में। ठीक है, बुद्ध का जन्म कहां पर कहेंगे, कपिल वस्तु में। कब हुआ तो इससे आज तक तो कभी पूछा नहीं गया, लेकिन लिख लो आप 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, कब हुआ, 563 ईसा पूर्व में। ये कपिल वस्तु कहां पर है, तो वर्तमान में नेपाल में पड़ता है। ठीक है, और कपिल वस्तु की अगर हम बात करें तो कपिल वस्तु में भी एक स्थान है, क्या है, उसका नाम है लुम्बिनी। क्या बोलेंगे, लुम्बिनी। अब ये लुम्बिनी देखिए आपकी जो लुम्बिनी है, ये लुम्बिनी में कई बार आ जाता है कि बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था, गौतम बुद्ध का, तो आ जाता है लुम्बिनी। अब आपने तो कपिल वस्तु पढ़ा है, तो कपिल वस्तु के हम क्या कहें, कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर क्या हुआ था, बुद्ध का जन्म हुआ। ठीक है, आगे क्या हो सकता है इसमें और क्या क्वेश्चन निकल सकते हैं। ठीक है, अब जब हम कहते हैं कि बुद्ध क्यों, क्योंकि बुद्ध का जो सार है उनका जो ज्ञान है, ठीक है, जो उनका ज्ञान है वो महत्वपूर्ण है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुआ, तो वो है बौद्ध गया में। कहां पर, बौद्ध गया में जो है बुद्ध को क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान की जब प्राप्ति होती है तो निश्चित है वो क्या करेंगे, अपना प्रवचन देंगे। यानी आज जैसे हम देखते हैं ना, कथा सुनने जाते हैं या प्रवचन सुनने जाते हैं, तो जैसे अब कहेंगे बुद्ध ने क्या किया था, अपना प्रथम जो उपदेश है वो कहां पर दिया था, तो क्या कहेंगे, सारनाथ में जो है बुद्ध ने अपना क्या दिया था, प्रथम उपदेश दिया था। प्रथम उपदेश कहां पर दिया, सारनाथ में। और इनके संबंध में एक महत्वपूर्ण घटना है, उसे कहते हैं महापरिनिर्वाण। क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण। ये महापरिनिर्वाण क्या है, ये बताए आप। तो महापरिनिर्वाण क्या है, बुद्ध की जो मृत्यु होना, यानी बुद्ध की मृत्यु होना, ये महापरिनिर्वाण की घटना कहलाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि महापरिनिर्वाण का संबंध किससे है, तो आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे, मृत्यु से, बुद्ध की मृत्यु से। यानी उन्होंने एक संज्ञा दे दी है मृत्यु की बुद्ध को, क्या, महापरिनिर्वाण। अगर कहे कहां पर हुई थी मृत्यु, तो हम क्या कहेंगे, कुशीनगर में। कहां पर हुई, कुशीनगर में क्या होती है, बुद्ध की मृत्यु होती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं। प्रथम उपदेश जो हमने देखा था कि सारनाथ में जो हम बोल रहे थे, इसमें भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। बाय द वे वहां पर पेपर में क्या होगा, सारनाथ नहीं आ गया, तब क्या करोगे फिर। तो अगर सारनाथ में भी प्रॉपर स्थान का बात करें तो क्या कहेंगे हम,
मृगदाव। क्या है इसका नाम? मृगदाव। क्या है? मृगदाव। क्या है? मृगदाव नामक स्थान पर हुआ है। ठीक है, प्रथम उपदेश। और इस प्रथम उपदेश को क्या कहते हैं हम? धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो बुद्ध के जो उपदेश है, प्रथम उपदेश मृगदाव में, कहां पर? सारनाथ के मृगदाव स्थान पर दिया था। और इस घटना को किसकी संज्ञा दी है? धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। किसमें? बौद्ध धर्म में। ठीक है, किसमें कहते हैं? बौद्ध धर्म में। चलिए, इतना बुद्ध के बारे में काफी है। मुझे आशा है कि क्वेश्चन जो है इससे फंसेगा जरूर। ठीक है, क्योंकि बुद्ध जो है चैप्टर है इंपॉर्टेंट, भारतीय दर्शन के लिए भी महत्वपूर्ण है और इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है। आधुनिक सभ्यता के अगर कहे कि उसके लिए ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करना, सही दिशा में ले जाने के लिए बुद्ध का मार्ग जो है महत्वपूर्ण है। चलिए अगला देख लेते हैं। हम चौथा क्वेश्चन देख रहे हैं कि जो कुषाण शासक है कनिष्क, इनका राजवंश कब हुआ था? तो हम क्या लिखेंगे? 78 ईस्वी में। ठीक है, कब हुआ था? 78 ईस्वी में। ठीक है, 78 जब ईस्वी में इनका राजवंश हुआ, इसे क्या किया गया है? शक संवत घोषित कर दिया उन्होंने इसे। तो ये 78 ईस्वी क्या कहा जाता है? शक संवत। तो शक संवत का कब प्रारंभ हुआ? तो हम कहेंगे 78 ईस्वी में क्या होता है? शक संवत का आरंभ होता है। ये प्रारंभ होता है। कौन करता है? तो वो करता है कनिष्क, कुषाण वंश का शासक। तो अगर हम कहें कनिष्क की राजधानी कहाँ थी, तो हम लिखेंगे इसका आंसर क्या? पुरुषपुर। क्या लिखेंगे? पुरुषपुर जो थी कनिष्क की राजधानी थी। पुरुषपुर अगर वर्तमान में बात करें तो इस स्थान का नाम होगा पेशावर। ठीक है, तो ये पेशावर कहां पर है? पाकिस्तान में है। और जब हम पाकिस्तान की बात करें, पेशावर में है, तो पेशावर की जब हम बात कर रहे हैं तो पेशावर का हम ये कहते हैं प्राचीन नाम, यह कह सकते हैं पुरुषपुर था। ठीक है, इतना हो गया। अगर कनिष्क की दूसरी राजधानी पूछ ले, वैसे नहीं पूछेगा लेकिन पूछ ले, आप बता देना दूसरी राजधानी कहां पर थी कनिष्क की? तो मथुरा में। कहां पर थी? मथुरा में थी। ठीक है, आगे देखते हैं कि जो क्या कहते हैं, एक राजवीर थे। क्या कहेंगे? राजवीर थे। किसके राजवीर थे? तो वो राजवीर थे किसके? कनिष्क के राजवीर थे। उनका नाम क्या था? बहुत प्रसिद्ध है इतिहास में, और इतिहास में नहीं, हमारी भारतीय जो औषधि विज्ञान है, उस औषधि विज्ञान के भी उन्हें क्या कहा जाता है? प्रवर्तक कहा जाता है। क्या क्या कहते हैं? भारतीय चिकित्सा का पिता भी कहा जाता है। और उनका नाम क्या है? आपको पता होगा, चरक है। ठीक है, क्या है? चरक। और लिख दीजिए भारतीय औषधि या चिकित्सा के पिता। ठीक है, भारतीय औषधि के पिता, या प्रवर्तक, या चिकित्सा। ठीक है, चिकित्सा के। चलिए, इतना काफी है इनके बारे में। हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि जो सांची का स्तूप है वो किस शासक ने बनाया था? ठीक है, तो इसका आंसर सिंपल होगा। ये किसने बनाया था? अशोक ने बनाया था। किसने बनाया था दोस्तों? ये अशोक ने बनाया था। कहां पर है सांची का स्तूप? आप क्या कहेंगे? तो सांची का स्तूप जो है अब भोपाल में है। कहां पर है? भोपाल में है। ठीक है, तो स्तूप किससे संबंधित होगा? बौद्ध धर्म से संबंधित होगा। ठीक है, इसके बारे में बाद में हम चर्चा करेंगे कभी जब दूसरा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 आता है। लिखा है कि रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? ठीक है, तो फिर वही वाद वाला आ गया। कोई जो वाद है वो कुछ मानता है, ये वाद भी वही है किससे संबंधित? भक्ति के संबंध में है, हम कह सकते हैं ईश्वर के संबंध है, आत्मा के संबंध है। इन संबंध में जो चर्चाएं हैं, अलग अलग विचार हैं, और एक विचारधारा अलग कहता है, दूसरी विचारधारा यानी वाद अलग अलग मानते हैं। तो इसमें देख लीजिए क्या होगा। रामानुजाचार्य का संबंध जो है वो किससे? विशिष्ट द्वैतवाद से। ठीक है, तो विशिष्ट द्वैतवाद से किसका संबंध है? रामानुजाचार्य का संबंध है। अब हम जब देख रहे हैं तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, अगर कहे क्या
अद्वैतवाद का प्रवर्तक। ठीक है, एक महत्वपूर्ण है, इसे लिख लीजिए आप। ठीक है, अद्वैतवाद का प्रवर्तक। क्या लिखेंगे हम? अद्वैतवाद का प्रवर्तक। तो कौन है? शंकराचार्य। क्या लिखेंगे? शंकराचार्य जी जो हैं क्या हैं? अद्वैतवाद के क्या है? प्रवर्तक हैं। ठीक है, आगे अगर हम इनमें और चीजें देखें या समझें तो इनका जो, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण जो है, भारत के संस्कृति को देखे या भारत के इतिहास को देखे, धार्मिकता को देखे, तो ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चाहे वो केदारनाथ हो या महत्वपूर्ण स्थल हो, इनके निर्माण में या इनके उत्थान में इनका बहुत महत्वपूर्ण क्या है? योगदान रहा है। इसलिए इनका जन्म देख लेते। तो इनका जन्म कहां पर होता है? केरल में। केरल में भी अगर जन्म कहे तो कहां पर होता है? कलादी गांव में। कलादी नामक गांव में होता है जन्म। आगे देखते हैं कि इनका जो जन्म समय है, ये कह सकते हैं हम 8वीं सदी। ठीक है, 8वीं सदी के लगभग ये थे कौन? शंकराचार्य जी, 8वीं। ठीक है, आगे देख लेते हैं शंकराचार्य जी के बारे में। इतना काफी है, हमने कह दिया ये अद्वैतवाद के प्रतिपादक है। और जो हमने क्वेश्चन के रूप में दिया था यहाँ पे संगरी रामानुजाचार्य दिया है, और रामानुजाचार्य क्या है? विशिष्ट द्वैतवाद की क्या है? प्रवर्तक है। अद्वैतवाद की प्रवर्तक कौन है? तो ये माधवाचार्य है। कौन है? माधवाचार्य जी। माधवाचार्य जी क्या है? द्वैतवाद की प्रवर्तक है। ठीक है, अब यहां पर और चीज देख लेते हैं कि और भी कई वाद रहे हैं। एक है जैसे द्वैतवाद। द्वैतवाद की प्रवर्तक कौन है? निम्बार्काचार्य है। और सबसे इंपॉर्टेंट मेरे देखने से इनमें से एक है शुद्धा द्वैतवाद। ठीक है, तो शुद्धा द्वैतवाद का प्रवर्तक कौन है? तो हमने क्या लिखना है? वल्लभाचार्य। तो लिख लीजिए कि शुद्धा द्वैतवाद का प्रतिपादक कौन है? वल्लभाचार्य। ठीक है, तो वल्लभाचार्य जी क्या है? शुद्धा द्वैतवाद के क्या है? प्रवर्तक हैं। इतना मान लीजिए आप कि इसमें से लगभग जो है चांस पूरे रहते हैं एक क्वेश्चन फंसने के। ठीक है, ये वाद वो जो है महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम कौन सा क्वेश्चन देखेंगे। अब 7वां देखेंगे। यहां पर लिखा है कि जो चोलों का जो राज्य है वो किस क्षेत्र में फैला हुआ था। ठीक है, तो चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था आपको बताना है। तो देख लीजिए, आप ऑप्शन देख लीजिए, किस क्षेत्र में फैला हुआ था। तो इसमें देख लीजिए क्वेश्चन आपने यानी ऑप्शन आपने देख लिए होंगे, तो मैं आंसर बताता हूं। यहां पर आंसर आएगा डी, यानी कोरोमंडल तट तथा दक्कन के कुछ भाग में। दक्कन के कुछ भाग में। ठीक है, तो आंसर है कोरोमंडल तट। अब देख लीजिए, अब जब चोल साम्राज्य की बात हुई है तो हमें थोड़ा लोकेशन ध्यान देना चाहिए। ठीक है, कोरोमंडल तट कहाँ होता है? मुख्य रूप से जो चोल साम्राज्य था ये कहाँ था? कोरोमंडल तट में था। जब हम भारत का मैप बनाते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए ये क्या है? भारत है। ठीक है, तो ये क्या है? हिंदू महासागर है। क्या है? ये हिंदू महासागर है। महासागर है। ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला जो हिस्सा है, इसे हम क्या कहते हैं? मालाबार। ठीक है, इस वाले हिस्से को यानी जो पश्चिमी हिस्सा है वो मालाबार तट है, और जो पूर्वी हिस्सा है समुद्र से लगा हुआ है तो इसे क्या कहेंगे? ये क्या है? हमारा कोरोमंडल तट है। इसे क्या कहेंगे? कोरोमंडल तट कहेंगे। ठीक है, तो इस कोरोमंडल तट में ये कह रहा है मुख्य रूप से जो चोल साम्राज्य था, इस चोल साम्राज्य का विकास हुआ या इस क्षेत्र था कोरोमंडल तट। ठीक है, आप समझ गए होंगे, अब कभी भूलेंगे नहीं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में लिखा है कि जो खजुराहो का कंदारिया महादेव मंदिर है ये किसने बनाया था? ठीक है, तो ये किसने बनाया था? आपको इसका आंसर बताएं। कंदारिया महादेव। तो इसका निर्माण किसने किया? चंदेल शासकों ने कराया या बनवाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम प्रशासन था?
ठीक है, तो हमें ये देखना है कि किस दक्षिण भारतीय राज्य में क्या है उत्तम प्रशासन है। तो इसके लिए हम देखते हैं ऑप्शन चेर, चालुक्य, चोल, वातापी। तो देख लीजिए, जो अगर हम कहें कि उत्तम प्रशासन की बात जब होती है, और वो भी किसकी बात हो रही है, स्थानीय प्रशासन की बात हो रही है। ठीक है, स्थानीय प्रशासन में ग्राम प्रशासन आता है। तो ग्राम प्रशासन में जो मुख्य रूप से जो चोल साम्राज्य था, इसमें हम देखते हैं एक उत्तम ग्राम प्रशासन की व्यवस्था थी। ठीक है, तो चोल हमने पढ़ाया था अभी, चोल। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है कि चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी। तो चालुक्यों की राजधानी जो थी, इसमें आंसर आ जाएगा वातापी। कहां पर थी, वातापी में जो है चालुक्यों की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन चंदेल शासक जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था। तो ऐसा चंदेल शासक कौन सा है, हमें बताना है। जो क्या हुआ, जो महमूद जो गजनवी है उससे क्या नहीं हुआ था, पराजित नहीं हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, धंग, जयशक्ति, दंग, विद्याधर। तो इसमें आएगा विद्याधर। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि इनमें से कौन सा जो है चंदेल शासक नहीं है। तो आप ये समझ लीजिए कि जो धंग था, जयशक्ति था, डंग था, विद्याधर था, इससे भी क्या थे, चंदेल शासक थे। और इन चंदेल शासकों में से जो विद्याधर है, ठीक है, ये विद्याधर जो है मतलब महमूद जो गजनवी था इससे पराजित नहीं हुआ था। यानी जो महमूद गजनवी जो है विद्याधर को नहीं हरा पाया, या लड़ा नहीं हो, या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, या इन दोनों की लड़ाई नहीं हुई हो, किसी कारण से युद्ध हुआ ही ना हो, तो पराजित कहां से होगा। ठीक है, तो यहां पर देख लीजिए, बाकी जो धंग है मतलब जयशक्ति है और डंग है, इन तीनों को क्या किया था, मोहम्मद गजनवी ने हराया था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर है, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है। ठीक है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है, ऑप्शन असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर आएगा राजस्थान। अब राजस्थान देखिए, तो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है राजस्थान में भी कहां पर है, ये माउंट आबू, क्या बोलेंगे, माउंट आबू शिखर पर या पर्वत पर, क्या बोलेंगे, माउंट आबू पर्वत पर। ठीक है, तो यहां पर देख लीजिए जैन मंदिर है, ये समझ लिए, दिलवा माउंट आबू पर स्थित कौन सा मंदिर है, किस धर्म का है, ये क्वेश्चन ऐसे भी घुमा सकता है। तो हम कहेंगे सिंपली जैन मंदिर है राजस्थान में। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो क्या है, 10 है, सॉरी 13 है। चलो हाईलाइट ले देते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 13 है कि इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में हुई। तो हमें बताना है किसके काल में जो इब्न बतूता था वो भारत यात्रा के करने के लिए आया था। तो इसका आंसर क्या होगा, आप ऑप्शन देख लीजिए, तब तक मैं बताता हूं आपको फिर। ठीक है, तो आपने देख लिया होगा इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर सिंपल होगा, क्या होगा, MBT। हम क्या कहते हैं इसे, MBT शॉर्ट में। ठीक है, याद रखे इसे। मोहम्मद बिन तुगलक जो है के समय में जो है क्या आया था, इब्न बतूता भारत की यात्रा पर आया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, सल्तनत काल के अधिकांश जो अमीर और सुल्तान किस वर्ग के थे। ठीक है, तो सल्तनत काल आपको पता ही होगा, दिल्ली जो सल्तनत था। ठीक है, तो इसमें से जो अधिकांश जो सुल्तान रहते थे या जो अमीर रहते थे वो किस वर्ग के थे, तो वो थे तुर्क वर्ग के। किस वर्ग के थे, तुर्क वर्ग के थे। ठीक है, किस वर्ग के थे, तुर्क वर्ग के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 15 है। ठीक है, 15 है और इसमें लिखा है मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी। तो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा जो सिंध की विजय हुई थी, इसमें आप ऑप्शन देख लीजिए, 713 ईस्वी है, 16 है, 716 है, 712 है, 719 है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 712 में जो है मोहम्मद बिन कासिम द्वारा क्या हुआ था,
सिंध विजय की गई थी। तो सिंध विजय जो है मोहम्मद कासिम द्वारा कब की गई थी? 712 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि जो मोहम्मद गजनवी है इसका दरबारी इतिहासकार कौन था? ठीक है, तो इसका दरबारी इतिहासकार कौन था हमें बताना है भैया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? उत्बी आएगा। ठीक है, तो मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उत्बी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, एक घटना एक परिणाम रहित विजय। ठीक है, एक घटना एक परिणाम रहित विजय कथन किस आधुनिक इतिहासकार ने अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में है? ठीक है, तो सिंध विजय के संदर्भ में जो है किसी इतिहासकार ने यह कथन कहा है कि एक घटना एक परिणाम रहित विजय। ठीक है, एक घटना एक परिणाम रहित विजय। तो ये कथन किसका होगा? यहाँ पे विद्वानों का नाम दिया गया है, इतिहासकार जो थे। तो इसमें आंसर क्या आएगा बताइए जल्दी। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा लैन पूल का यह कथन है कि एक घटना एक परिणाम रहित विजय सिंध विजय के संदर्भ में कहा है। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो हमें बताना है भैया ऐसा कौन सा मुगल शासक है जिसका मकबरा जो है भारत में नहीं है। तो बताइए कौन सा आंसर होगा इसका। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? बाबर का आएगा। ठीक है, बाबर का जो मकबरा है वो भारत में नहीं था, या भारत में नहीं है बाबर का मकबरा। बाकी हुमायूं, जहांगीर, औरंगजेब सभी का है। चलो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, सवाई राजा जयसिंह द्वारा प्रथम, चलो पहले इंक लेता हूं एक सेकंड। चलो ठीक है, सवाई राजा जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर कहाँ स्थित की गई थी? तो ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? जयपुर आएगा। तो जयपुर में जो है सवाई राजा जो जयसिंह है इन्होंने प्रथम वेधशाला जंतर मंतर स्थापित की थी। इसके अलावा उन्होंने कुल अगर कहें तो इन्होंने कुल कितनी वेधशाला स्थापित की थी? तो 4। और प्रथम कहे तो कहां पर की थी? जयपुर में स्थापित की थी। उसके बाद और जो है जैसे उज्जैन है, उज्जैन में भी इन्होंने स्थापित की थी। तीसरी जो की थी अयोध्या में, चौथी जो है दिल्ली में। चलो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किसके शासनकाल में थे? तो क्या कहेंगे हम? अष्ट प्रधानमंत्री कह रहा है। ठीक है, एक तो क्या आता है अष्टदिग्गज आता है और एक आता है अष्ट प्रधान। तो जब अष्ट प्रधान की बात आता है तो तब इसका आंसर क्या होता है? शिवाजी। क्या होता आंसर? शिवाजी। यानी अष्ट प्रधान शिवाजी के थे। अगर अष्ट दिग्गज कहे, क्या है? अगर अष्ट दिग्गज कहे तो ये आएगा किसके शासनकाल में रहते थे? कृष्णदेव राय के। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, इस्ता मरारी। ठीक है, तो इस्ता मरारी क्या है? एक भू बंदोबस्त है। क्या है ये? भू बंदोबस्त है। ये किसने लागू किया? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, वेलेजेली दे रखा है, हेस्टिंगस दे रखा है, कार्नवालिस दे रखा है और डफरिन दे रखा है। तो इसका आंसर होगा लॉर्ड कार्नवालिस जो है ये इस्तेमरारी जो भू बंदोबस्त है इसे लागू करने वाला था, या इसका संस्थापक कह सकते हैं, या ठीक है या इसका जनक कह सकते हैं। इसको लॉर्ड कार्नवालिस को। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 लिखा 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था हमें ये देखना है। ऑप्शन में दे रखा चर्चिल, पामस्टन, बार एटली, ग्लैडस्टोन। तो इसका आंसर क्या होगा ये बताइए, जल्दी सोचिए। तो इसका आंसर होगा पामस्टन। क्या होगा? पामस्टन जो थे 1857 की जो महत्वपूर्ण, ठीक है क्या कहते हैं हम, स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वतंत्रता संग्राम। तो इतनी महत्वपूर्ण जब घटना हो रही है भारत में, इसलिए यह क्वेश्चन क्या किया गया, पूछा गया।
ठीक है, तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन है? पामस्टन है। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 है, लिखा है कि डलहौजी के काल में ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय किस आधार पर किया गया है? डलहौजी के आपने जो कारनामे हैं वो सुने ही होंगे। बहुत सारे कार्य जो हैं डलहौजी के शासनकाल में हुए हैं। इन्हीं में से एक ही यह कार्य था कि जो ब्रिटिश साम्राज्य है, इस साम्राज्य को बढ़ाने के लिए डलहौजी ने एक नीति अपनाई थी। ठीक है, तो उसका नाम था राज्य हड़पने की नीति, यानी राज्य हड़प नीति जिसे कहते हैं। इसका आंसर ये होगा, यानी अवध का विलय उसने किस आधार पर किया था? तो हम कहेंगे राज्य हड़पने की नीति के तहत किया था। क्वेश्चन नंबर 24 है, लिखा है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है, इसकी स्थापना किसने की थी? ठीक है, ऑप्शन आपके पास है वीर सावरकर, उधम सिंह, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। तो इसका आंसर क्या आएगा? चंद्रशेखर आजाद जी ने क्या किया था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, लिखा है भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो बताए कि भारत में न्यायिक जो संगठन है इसकी स्थापना किसने की थी? ऑप्शन आपके पास हैं, देख लीजिए, आप सोचिए तब तक इसका आंसर हो क्या सकता है। तो इसका आंसर जो होगा बता देता हूं मैं आपको, लॉर्ड कॉर्नवालिस होगा। क्या होगा? कॉर्नवालिस होगा। तो भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना करने वाला जो विद्वान था उसका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। लिख लीजिए आप भी इसे, ये बहुत महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन है, इसलिए इसे लिख लीजिए, बार बार पूछा जाएगा ये अब। ठीक है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है न्यायिक संगठन की स्थापना करता था। क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए कि नेहरू राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ है, कथन किसका था? देख लीजिए, इसमें जो आंसर होगा वो होगा मौलाना आजाद। क्या होगा? मौलाना आजाद। मौलाना आजाद ने कहा था कि जो नेहरू हैं वो राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना क्या है? राजनीतिज्ञ हैं। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 27। ठीक है, तो लिखा है कि महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन से थे? ठीक है, तो कौन से थे राम राज्य के युगल के सिद्धांत गांधी जी के? तो हम क्या लिखेंगे? आंसर सीधा देख लेते हैं, सत्य और अहिंसा। गांधी जी हमेशा क्या करते थे? सत्य और अहिंसा पर इनका जोर रहता था कि भैया जी कोई अहिंसा न की जाए। लेकिन जो स्वतंत्रता है कहां ऐसे प्राप्त होने वाली थी? अहिंसा तो होगी जब इतना बड़ा आंदोलन चलेगा। चलो ठीक है, गांधी जी के भी अपने सिद्धांत है, सत्य और अहिंसा जो है इनके राम राज्य के युगल सिद्धांत है, महात्मा गांधी जी कह रहे हैं। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। इनमें से कौन सा स्वराज्य दल से संबंधित नहीं था? तो स्वराज्य दल से कौन संबंधित नहीं था हमें बताना। आप ऑप्शन देख लीजिए कि कौन सा जो है स्वराज्य दल से संबंधित नहीं है, कौन नहीं है, बताइए आप जल्दी। कौन नहीं था स्वराज्य दल से संबंधित? कौन नहीं हो सकता है? आप बताइए, बताइए, जल्दी बताइए, स्वराज्य दल से कौन नहीं होगा? देखो, नेहरू जी हैं, अयंकर हैं, राजगोपालाचार्य हैं, विठल भाई पटेल है। सोच लीजिए, जल्दी सोच लीजिए, कौन नहीं हो सकता है भैया? क्या लग रहा है आपको? तो क्वेश्चन नंबर जो 28 है, तो हम क्वेश्चन नंबर 28 पर हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 में इसमें लिखा है कि जो स्वराज्य दल है, इस स्वराज्य दल से कौन संबंधित नहीं था? तो इसका आंसर क्या होगा? आप देख लीजिए, ऑप्शन नेहरू जी हैं, मोतीलाल और अयंगर हैं,
राजगोपालाचारी हैं और विट्ठल भाई पटेल जी हैं। तो इसका आंसर आप सोच लीजिए क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, राजगोपालाचारी जी। तो राजगोपालाचारी जी जो है स्वराज दल से संबंधित नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अंतिम होगा, अंतिम तो नहीं है लेकिन इसके बाद जो आने वाला 30वां क्वेश्चन अंतिम होगा। तो देख लीजिए 29वां जो क्वेश्चन होगा हमारा वो क्या होगा। इसमें लिखा है कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है ये कब हुआ था। तो ये हुआ था हमारा, सिंपली बता देते हैं, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसके बाद बारे में भी बाद में कभी विस्तृत चर्चा करेंगे, क्या क्या हुआ था, इसमें क्या घटना थी, क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों बार बार पूछा जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 30 है। लिखा है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो राजनीतिक गुरु कौन थे, क्या आएगा इसका आंसर, गोपाल कृष्ण जो गोखले जी हैं ये महात्मा गांधी के कौन से गुरु हैं, राजनीतिक गुरु हैं। चलिए आज के लिए इतना काफी, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे कल, ठीक है। तो आप हमसे जुड़े रहे, हम आपको इसी तरीके से जो है समझाते रहेंगे, बताते रहेंगे, ज्ञान देते रहेंगे और भी बेहतर जो है करने का कोशिश करेंगे कि ताकि आपको सफलता जो है सुनिश्चित हो, ठीक है ना। आप लोग मेहनत करिए, कड़ी मेहनत करिए, मेहनत के बिना जो है कुछ भी नहीं होने वाला है भैया। चलो ठीक है, धन्यवाद आप लोग।